हेलो एवरीवन, एशिया साव केमिस्ट्री सीखे में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम जो डिस्कस करेंगे मेटालो एंजाइम्स के बारे में कि मेटालो एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मेटालो एंजाइम। मेटालो एंजाइम जो एक टर्म है, इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे मेटालो एंजाइम क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, मेटालो प्लस एंजाइम। ठीक है, आप लोगों को पता है एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स को जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होने का मतलब क्या है, दीज आर द मतलब वो ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, मतलब बायोलॉजिकल में। मतलब अगर मैं बात करूँ, एंजाइम्स जो क्या करते हैं, लिविंग बींग्स में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे कि मान लो वहाँ पे कैटाबोलिज्म हो रहा है, कोई एनाबोलिज्म हो रहा है, यानी कोई किसी भी टाइप का मेटाबोलिज्म हो रहा है, वहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा वो होगा एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेटालो एंजाइम। मेटालो एंजाइम क्या मतलब इस एंजाइम में क्या होता है कि देखो एंजाइम्स आर द मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो मेटालो एंजाइम में क्या, यहाँ पे क्या प्रोटीन के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब जो नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है एंजाइम्स में। ठीक है, हम प्रोस्थेटिक, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कह देते हैं। और या फिर मैं बात करूँ, अगर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल है, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, जो प्रोटीन के साथ जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देंगे। अगर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है मेटल है, ठीक है, जिसको हम एज अ कोफैक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, कोफैक्टर का काम भी करता है। क्या करता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उसको हम जो है कोफैक्टर भी कह देते हैं। तो अगर वो मेटल जो है एज अ कोफैक्टर है, ठीक है, और मेटल भी प्रेजेंट है उस एंजाइम के साथ, तो उसको हम कह देंगे मेटलो एंजाइम। यानी कि वो वहाँ पे क्या होगा, मेटल और एंजाइम दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एंजाइम्स का मतलब बायोलॉजिकल जो भी मतलब प्रोटीनेशियस पार्ट होगा वो, और साथ में क्या होगा, मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एंजाइम क्या काम करते हैं, ठीक है, या फिर कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, ठीक है, कम करते हैं। किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब जो भी रिएक्शन को होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्या करते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये मेटल एंजाइम भी क्या करेंगे, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है दो डिस्कस करेंगे, मतलब दो मेटल एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, फिर करेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में, देखते हैं। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो सबसे पहले बात करता हूँ कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट कहाँ होता है। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पहली बात तो ये है आरबीसी में प्रेजेंट होगा, जितने भी रेड ब्लड सेल्स होंगी वहाँ प्रेजेंट होगा। सेकंड, ये जो है मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी प्रेजेंट होगा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा का मतलब क्या है कि जैसे जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे म्यूकोसल लाइनिंग होती है, तो वहाँ पे भी जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है। और साथ में जो पेनक्रियाटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, मतलब जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक सेल हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो है प्रेजेंट होगा। और उसके अलावा जो है और भी बॉडी पार्ट्स में जो है प्रेजेंट होता है। तो मेन जो है आरबीसी गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी पेनक्रियाटिक सेल में प्रेजेंट होगा। तो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, ये एसिड बेस होमोस्टेसिस मेंटेन रखता है। एसिड और बेस की होमोस्टेसिस, यानी कि मैं जो बात कहूँ कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो मतलब पीएच होता है हमारे ब्लड का, जो है 7.4 होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो क्या करके रखता है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के वहाँ पे होमोस्टेसिस मेंटेन कर रखता है। मतलब कि वहाँ पे एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो जो है प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये काम क्या करता है, तो देखो ये क्या करता है, जो भी CO2 मॉलिक्यूल, मतलब जैसे भी हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की जो मतलब हाँ ग्लूकोज का जो भी हमारी ऑक्सीडेशन होगी, तो वहाँ से जो CO2 रिलीज होगी, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, वो उस CO2 को हाइड्रोलाइज करेगा। यानी कि CO2 में क्या मतलब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, हाइड्रोलाइज करेगा और H2CO3 बनाएगा। ठीक है, और ये H2CO3 क्या होगा, मतलब ये एज ए ट्रांसपोर्ट होगा फिर बाद में HCO3 नेगेटिव और H प्लस की फॉर्म में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो हमने रिएक्शन देखी है। ठीक है, तो ये क्या करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या करेगा, अगर मैं बात करूँ तो मतलब देखो जैसे मैंने कहा एसिड हेमोस्टेटिस मेंटेन करता है, तो इसको मैं इस दूसरी टर्म में भी कह सकता हूँ। ठीक है, कि ये क्या करेगा, ये पीएच का बैलेंस बना के रखेगा ब्लड में, कि हमारी जो ब्लड में पीएच है, मतलब जैसे भी 7.4 जो है हमारी ब्लड की पीएच होती है उसको मेंटेन करके रखेगा। और साथ में हेल्प करेगा CO2 को ब्रेथ आउट करने में। जैसे जो हमारी सेल है, सेल में जो मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस है क्या करेगा, उस CO2 को वाटर का उसका हाइड्रोलाइज करके उसको H2CO3 में कन्वर्ट करेगा, जो कि HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो जो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको जब हीमोग्लोबिन पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे जो SCO3 नेगेटिव है वो प्रोटीन के पार्ट के साथ जो है अट्रैक्ट होकर चला जाता है, मतलब वहाँ पे कोई खास इंट्रैक्शन नहीं होती, जस्ट उसका जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के थ्रू बाइंड होगा, और सेल से क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है, मतलब यहाँ पे सेल्स में हो रहा है सारा काम जो है हमारी बॉडी की सेल में हो रहा है, ठीक है, सेल से या आरबीसी में हो रहा है, तो ये क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन है फिर वहाँ पे जो है लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, ये CO2 जो है मतलब H2CO3 HCO3 नेगेटिव क्या होगा, HCO3 नेगेटिव दोबारा से कन्वर्ट होगा CO2 में और H2O में, वहाँ पे H+ गेन करके CO2 H2 में कन्वर्ट होगा, और ये CO2 क्या होगा हमारी बॉडी से बाहर जो है इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मतलब जो है मतलब CO2 को जो है मतलब एक्सेल करने में फिर ब्रीथ आउट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ कि इसमें मेटल कौन सा प्रेजेंट होगा, चीज़ याद रखना, इसमें जो है जिंक मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो मेटल होगा इसमें प्रेजेंट होगा कौन सा होगा, जिंक मेटल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या किस टाइप की रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है, वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है यहाँ पे होती है, वो कैसे होती है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बस एक बार याद रखना कि इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो यहाँ पे कि मैंने कहा जैसा कि जिंक मेटलाइन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो जिंक क्या होगा यहाँ पे सराउंडेड होगा बाय हिस्टिडीन, ठीक है। हिस्टिडीन क्या है, हम जो है 2-3 वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जस्ट क्या है कि मान लो जो प्रोटीन चेन है, ठीक है, प्रोटीन चेन में जो हिस्टिडीन मोइटीज है, ये जो है हिस्टिडीन मोइटीज के साथ जो है यहाँ पे अटैच होगा, सेंटर में जो जिंक मेटल प्रेजेंट होगा। अगर मैं जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, ठीक है, जो जिंक यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, जिंक यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर जो है सराउंडेड होगा, ये जो मतलब होगा फोर्थ जो इसकी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, वाटर के साथ यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे जो क्या होगा फोर्थ वैलेंसी वाटर होगा, तो मैं कह सकता हूँ जिंक जो यहाँ पे +2 स्टेट में है, ठीक है, तो जिसको मैं कहूँगा कि टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। और अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो जो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज होगा यहाँ पे, यानी कि sp3 टेट्राहेड्रल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कि जो OH ग्रुप है, जो मतलब ये OH2 है, ठीक है, इसका अटैक होगा CO2 के ऊपर। तो और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जैसे मतलब अगर मैं नॉर्मल अगर ये रिएक्शन करूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी ऊपर CO2 + H2 गिविंग H2CO3, ठीक है, ये रिएक्शन अगर मैं नॉर्मल करूँ तो जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, मतलब अगर मान लो कोई कैटलिस्ट वगैरह भी ऐड करूँ तो मतलब फ्रॉम फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स तक का टाइम में जो है ले सकता है। बट इन केस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है तो जो रिएक्शन का जो स्पीड है वो जो है लगभग 10⁴ to 10⁶ टाइम्स तक इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि मिलियंस टाइम तक जो है इंक्रीज कर देते हैं रिएक्शन को, ठीक है। मतलब लगभग मतलब इतने रिएक्शंस जो हैं पर सेकंड में इतने मॉलिक्यूल्स जो है लगभग कन्वर्ट हो जाते हैं, 10⁴ to 10⁶ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड में कन्वर्जन रेट इसका जो है इतना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे क्या होगा, जो पहले सबसे पहले क्या होगा, जो H वाटर से जो एक H होगा वो लॉस होगा, और वाटर का जो होगा वहाँ पे OH नेगेटिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो OH नेगेटिव है, अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, जो CO2 मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो OH नेगेटिव का जो O नेगेटिव है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। और जब C नेगेटिव, जब C, क्योंकि C के ऊपर क्या होगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, ठीक है, तो C पे अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, ये अटैक करेगा। और जो आप देखो थर्ड, मतलब जब थर्ड रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो अटैक होने के बाद जो O के बाद ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो O के ऊपर मूव कर देगा, ठीक है। और आप थर्ड स्टेप में देख सकते हो जो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, मतलब जिंक के साथ जो है थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि एक और वाटर मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, जो ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव जो जिंक के साथ अट्रैक्ट करेगा और वहाँ से जो है OH का लॉस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिंक और जो जिंक वाटर का बॉन्ड था वो जिंक वाटर का बॉन्ड जो है टूट जाएगा और ये जो है HCO3 नेगेटिव आयन की फॉर्म में जो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या बनाएगा, जब दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा वो वाटर का मॉलिक्यूल मतलब इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे HCO3 नेगेटिव जो है वो बन जाएगा। और ठीक है, और साथ में जो हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है, जब वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैच होगा तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो दोबारा जो है रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका मैकेनिज्म। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये बात देखने वाली है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जब पैनक्रियाज में प्रेजेंट होगा,
ठीक है। और पैनक्रियाज में मतलब ये जो है होगा, और ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किस चीज़ में, फूड की डाइजेशन। जब फूड जो है वो डाइजेस्ट करेंगे, जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड की डाइजेशन के साथ साथ, ठीक है, ये क्या काम करता है, जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो होती है ना, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या, कि जब आरएनए से डीएनए बने, हाँ, जो आरएनए से प्रोटीन, डीएनए सॉरी आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल, ठीक है। और जब ट्रांसलेशन प्रोटीन बनने के बाद जो प्रोटीन होता है मतलब अभी फुली फंक्शनल नहीं होता, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, उसको हम जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। और साथ साथ में एक ब्लड क्लोटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो है एंजाइम, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग भी एक कैस्केड मैकेनिज्म है, तो उसमें भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर मैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की बात करूँ तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या होगा, पहली बात तो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है मतलब हमारी बॉडी में एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, हमारी बॉडी में क्या होगा, क्योंकि ये एज अ इसका प्रीकर्सर होता है जिसको हम कहते हैं प्री कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। इसका प्रीकर्सर होता है जिसको हम कहते हैं प्री कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक मतलब एक दूसरे एंजाइम के बारे में, एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। तो जब ट्रिप्सिन प्रेजेंट होगा तो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में जो ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये क्या फिर ये कन्वर्ट होगा, ये बनाएगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। मतलब पहले जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका प्रीकर्सर होता है, इसको हम कहते हैं प्री कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में जो है क्या बनाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बनाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, तो देखिए पहली बात तो ये भी जो है मतलब इसमें जो मेटल आयन प्रेजेंट होगा वो क्या, जिंक प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जिंक होगा, जिंक जो है टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा वाटर का मॉलिक्यूल, और जैसा कि स्ट्रक्चर हमने ऊपर दूसरा देखा था कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का देखा था, वहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोटीन चेन होगी उसमें जो तीनों की जगह जो है हिस्टिडीन से अटैच होता था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेकिन एक छोटी सी चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो दो पोजीशंस तो यहाँ पे हिस्टिडीन से ही अटैच होंगे, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड, यानी कि ग्लूटामिक एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो है एक पोजीशन का जो अमीनो एसिड वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस चेन में जो मतलब वहाँ पे पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन जो जिंक को सराउंडेड करके रखेगी, ठीक है, वहाँ पे एक जो है अमीनो एसिड वो चेंज होगा। जिंक इसमें भी जो है +2 फॉर्म में होता है, अगर जिंक +2 है तो इससे sp3 है, और यहाँ पे भी जो जिंक होगा वो कौन सा होगा, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगी, ठीक है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ कि क्या काम करता है, तो देखो हमारा जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा फ्रॉम द C टर्मिनल से जो है मतलब जो C टर्मिनल की तरफ वाला जो भी बॉन्ड होगा, ठीक है, ये उसको ब्रेक करेगा, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्या है, जो मतलब एक लॉन्ग चेन आ रही है पेप्टाइड की, ठीक है, R ट्रिपल डैश वाली की तरफ देखो, जो वो जो है C टर्मिनल है, क्योंकि वहाँ पे जो COH कंप्लीट है। तो जब ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंजाइम होगा तो ये क्या काम करेगा, उस एमाइड बॉन्ड को वहाँ से ब्रेक करेगा, और एक अमीनो एसिड यानी कि जो आप देख सकते हो जो R ट्रिपल डैश वाला जो अमीनो एसिड है वो जो है सेपरेट हो जाएगा वहाँ से, जो है मतलब बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो है वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जो सिंपल दूसरा जो बाकी जो चेन है वो जो है एज इट इज जैसे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड में जो है C टर्मिनल की तरफ जो है वहाँ पे हाइड्रोलाइज करता है रिएक्शन को C टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे LADH के बारे में, जो लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम वगैरह होते हैं, ठीक है, उसका क्या फंक्शन होता है, फिर ये साइटोक्रोम्स वगैरह के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।